हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशनल चैनल विजन्स इंस्टीट्यूट में। और आज आप लोग के लिए कैपेसिटर का जो है चैप्टर जो कि हमने शुरू किया है, कैपेसिटर का एक पार्ट आपको जो है मिल चुका है। उसमें कैपेसिटेंस क्या होता है, धारिता क्या होती है, उसका डिटेल आपको बताया गया था, उसका बेसिक कंसेप्ट बताया गया था, किस प्रकार चालक की धारिता निर्भर करती है बताया गया था। तो उसी की कड़ी में आज आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि ये जो पार्ट है कैपेसिटर का, धारिता चैप्टर का, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक, गोली चालक की धारिता इत्यादि का सूत्र बताया जाएगा, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। एग्ज़ाम यूपी बोर्ड के साथ साथ, बोर्ड एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जो है ध्यान से देखिएगा और नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा। क्वेश्चन न्यूमेरिकल जरूर लगाइएगा। न्यूमेरिकल लगाने में किसी को क्वेश्चन मिलने में दिक्कत होती है, क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें 7985696385 नंबर वाले पे व्हाट्सएप कर दीजिए। नंबर आप लोग के पास होगा ही, तो मैं उसका PDF आपको ज़रूर सेंड कर दूंगा और आप जो है लगा पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक धारिता से जो है। तो जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, विलगित गोली चालक, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, विलगित गोली चालक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि विलगित गोली चालक क्या होता है। अगर कोई ऐसा चालक हो जिसको अगर आप कोई आवेश दें और दिया गया आवेश उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक, किसी कंडक्टर को, किसी चालक को अगर आप चार्ज दें और दिया गया चार्ज उसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, समान रूप से वितरित हो रहा है, तो ऐसे चालक को आप जो है गोली चालक बोलेंगे। ठीक, ऐसे चालक को आप विलगित चालक बोलेंगे, और अगर चालक गोली है तो उसको विलगित गोली चालक कहा जाएगा। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, ऐसा गोली चालक जिसको दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, उसे विलगित गोली चालक कहते हैं। कोई भी स्फेरिकल जो है कंडक्टर ले लीजिए, उसको चार्ज दीजिए और चार्ज उसके अगर सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है तो उसको आप विलगित गोली चालक कहेंगे। और यहाँ पे आपको एक चीज़ लिखा हुआ है, ऐसा चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ क्या कहलाता है, विभव जानते हैं, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान होता है उसको हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो उसको हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ में प्रत्येक बिंदु का विभव सेम होता है, इसलिए किसी दो बिंदु के बीच का विभवांतर निकालेंगे तो वो शून्य आएगा। तो समविभव पृष्ठ को आप ऐसे ही परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर सदैव शून्य होता है उसको हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब चूंकि विभवांतर शून्य है तो किया गया कार्य W बराबर Q इंटू डेल्टा V होता है। तो विभवांतर चूंकि शून्य है इसलिए आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जब लेके जाएंगे, प्रवाहित करेंगे, तो कोई कार्य नहीं होगा। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा इस प्रकार भी दी जा सकती है कि ऐसा पृष्ठ जिसके किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में कोई कार्य न करना पड़े और सभी बिंदु एक समान प्रतीत हों, तो ऐसे पृष्ठ को हम लोग समविभव पृष्ठ कहते हैं। समविभव पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा होती है, वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, और दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चालक लिया हुआ है, इसकी जो रेडियस है वो R है, चालक की त्रिज्या R है, और इसको जो है भी विभव दिया गया और इस पर Q आवेश आ गया। तो ये देखते हैं, माना एक चालक, गोली चालक है, गोली चालक की त्रिज्या, गोली चालक की त्रिज्या कैपिटल R है, उसे भी विभव देने पर उस पर Q आवेश संचित हो रहा हो, संचित हो, तब गोली चालक का विभव निकालते हैं। गोली चालक का विभव V बराबर, आप जानते हैं गोली चालक का जो विभव होगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई में R होता है। ये सिंपल सा फार्मूला, गोली चालक का विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई में R होगा। इसलिए गोली चालक की धारिता, गोली चालक की
धारिता की अगर बात करेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, तो C इक्वल टू क्यू बाई में V, गोली चालक की धारिता C इक्वल टू क्यू बाई में C इक्वल टू क्यू बाई V अगर आपको मिल रहा है तो गोली चालक की जो धारिता होगी वो C इक्वल टू क्यू बाई V, ये मिल जाएगा आपको। अब C इक्वल टू क्यू बाई V है तो देखिए C इक्वल टू आवेश Q तो वही है और V की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई में R, यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो गया और ये ऊपर चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, ये हो गया विलगित गोली चालक की धारिता। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 9 × 10 के पावर 9 होती है, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो होगा ये 1/9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा R/9 × 10 के पावर 9। ये जो है विलगित गोली चालक की धारिता का सूत्र है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल केवल R हो जाएगा, ठीक। या इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहें 4 है तो C इक्वल टू आप देख सकते हैं C इक्वल टू आपको दिया जाएगा 4 है तो 2 पाई एप्सिलॉन 0 × 2R कर दीजिए। अब 2R जो होता है डायमीटर होता है, तो C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 D, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल D, C जो होगा रेडियस के प्रोपोर्शनल होगा या डायमीटर के प्रोपोर्शनल होगा। तो किसी गोली चालक की जो धारिता होती है उसकी त्रिज्या या व्यास के समानुपाती होता है, ठीक। ये पहला कंसेप्ट आपको मिल गया, किसी गोली चालक की जो धारिता होगी वो त्रिज्या या व्यास के समानुपाती होगा। तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R या C इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन 0 × 2D इक्वल टू C, तो C प्रोपोर्शनल R, C प्रोपोर्शनल D, यानी कि गोली चालक की जो धारिता होगी, गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता त्रिज्या कह सकते हैं, त्रिज्या या व्यास के समानुपाती होगा, समानुपाती होता है, ठीक। त्रिज्या व्यास के समानुपाती होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोर्ड एग्जाम में प्राय बेसिक क्वेश्चन बोर्ड लेवल के न्यूमेरिकल आपसे पूछ जाते हैं। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दे दिया जाए 1 mm त्रिज्या, 1 mm त्रिज्या के गोली चालक की धारिता ज्ञात करो, कि गोली चालक की धारिता ज्ञात करो, धारिता ज्ञात करो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रेडियस जो दिया हुआ है 1 mm दिया हुआ है, यानी कि 1 × 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन 0 है तो ये हो जाएगा 1/9 × 10 के पावर 9 और ये 1 × 10 के पावर -3 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो C इक्वल टू हो जाएगा 1/9 × 10 के पावर -12, यानी कि 0.11 की बात कर लेते हैं, 0.11 10 के पावर -12 है, तो ये हो जाएगा PF, यानी कि 0.11 पिको फैरड। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देख सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R है, तो यहाँ से अगर आप R निकालना चाहें तो C/4 पाई एप्सिलॉन 0, या अगर D निकालना चाहें तो C/2 पाई एप्सिलॉन 0। तो अगर रेडियस की बात होगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी 9 × 10 के पावर 9 × C, ये हो जाएगा आपका जो सीक्वेंस, ठीक। तो अगर कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेडियस निकालना है तो उसमें 9 × 10 के पावर 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर रेडियस दिया हुआ है कैपेसिटेंस निकालना है तो उसमें 19 × 10 के पावर 9 से डिवाइड कर दीजिए। ये दो बेसिक कंसेप्ट आपको जो है जानना बहुत ज़रूरी है कि कैपेसिटेंस दिया रहेगा तो रेडियस कैसे निकलेगा और रेडियस दिया रहेगा तो कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नोट की बात कर रहे हैं, नोट का पहला पॉइंट था, नोट में दूसरा पॉइंट देख सकते हैं C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है C/4 पाई R है,
तो एप्सिलॉन 0 का जो मात्रक होगा यहाँ पे बहुत ही सिंपल मात्रक है, C है तो ये हो जाएगा फैरड, और 4 पाई का तो ओवन आर होगा तो ये हो जाएगा मीटर। ठीक, चूँकि एप्सिलॉन 0 के जो मात्रक यहाँ से भी अगर निकालते हैं कुलाम्स लॉ से, कुलाम्स लॉ से अगर निकालेंगे तो F इक्वल टू यही होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये हो जाता है आपका कितना Q1 Q2 बाई में R हो जाता है R स्क्वायर। तो यहाँ से जब निकालते हैं एप्सिलॉन 0 का मात्रक तो ये इधर जाएगा और F नीचे जाता है तो कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये भी एप्सिलॉन 0 का मात्रक है और इसके साथ साथ ये भी एप्सिलॉन 0 का मात्रक है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि फैरड पर मीटर किसका मात्रक होता है, तो बता पाएंगे कि ये एप्सिलॉन 0 का ही मात्रक है। ठीक है, ये एप्सिलॉन 0 का ही मात्रक है, तो ये यहाँ पे आप जो है कंसिडरेशन आपको मिल जाएगा। तीसरा कंसेप्ट आप देखिए C बराबर Q बाई V, यदि V इक्वल टू 0 हो तो C की वैल्यू इनफाइनाइट मिल जाएगी आपको, और C की वैल्यू इनफाइनाइट मिलने का मतलब है कि जितना आवेश दीजिए सब संचित कर लेगा। इसके आवेश संचय की कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी, सभी आवेश को ये एब्जॉर्ब करता चला जाएगा। पृथ्वी के लिए या पृथ्वी से जुड़ी वस्तु के लिए, अगर पृथ्वी की बात करें या पृथ्वी से जुड़ी कोई वस्तु हो तो प्रायः पृथ्वी सभी प्रकार के और सभी मात्रा का आवेश को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो पृथ्वी जो कि सभी आवेश को अवशोषित कर लेती है, इसलिए पृथ्वी का विभव हम लोग शून्य मानते हैं प्रायः। तो पृथ्वी से जुड़ी वस्तु के लिए V बराबर अगर 0 हो जाए तो यहाँ पे C बराबर जो है इनफाइनाइट मिलेगा। C बराबर इनफाइनाइट मिलने का मतलब है कि पृथ्वी या पृथ्वी से जुड़ी वस्तु की जो धारता होती है वो अनंत होती है। ठीक, चूँकि पृथ्वी का विभव प्रायः शून्य मान लिया जाता है, चूँकि आवेश का प्रवाह हमेशा किसी भी चालक से पृथ्वी की ओर होगा, पृथ्वी हमेशा आवेश को अपने अंदर जो है अवशोषित करती रहती है। तो पृथ्वी के लिए, पृथ्वी से जुड़ी किसी वस्तु के लिए V बराबर 0, तो यहाँ पे इसकी जो धारता होगी वो अनंत मान ली जाएगी। पृथ्वी की धारता या पृथ्वी से जुड़ी वस्तु की धारता हम लोग हमेशा अनंत मानते हैं। ये आपका बेसिक कंसेप्ट यानी तीसरा कंसेप्ट था। चौथे कंसेप्ट की बात करें तो चूँकि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R भी है, ठीक, और यहाँ पे यदि पृथ्वी को गोलीय चालक माना जाए, गोलीय चालक मान ले, पृथ्वी को गोलीय चालक मान ले, तब इसकी जो त्रिज्या होती है 6400 किमी होती है, सभी लोग जानते हैं। R इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर की बात होगी। तब अतः धारता अगर निकालें तो C इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, और इसकी वैल्यू आप जानते ही हैं 9 इंटू 10⁹ होगा, और ये R की जो वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁶ है। तो जब डिवाइड करेंगे 6.4 अपान में 9 है और ये 6 है और ये 9 है, तो ऊपर जाएगा 10⁻³ होगा, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.711 इंटू 10⁻³ यानी कि 711 इंटू 10⁻⁶ फैरड की बात होगी, और 10⁻⁶ फैरड माइक्रो फैरड होता है, तो 711 माइक्रो फैरड। तो पृथ्वी जैसे बड़े चालक की जो धारता है, चालक की धारता जो है 711 माइक्रो फैरड प्राप्त हो रही है। पृथ्वी जैसे बड़े चालक की जो धारता है वो 711 माइक्रो फैरड प्राप्त हो रही है। इसलिए आप कह सकते हैं कि अब चूंकि कोई भी चालक पृथ्वी से तो बड़ा हो नहीं सकता, और सबसे बड़े चालक की धारता 711 माइक्रो फैरड है, यानी सबसे बड़ा चालक की धारता 711 माइक्रो फैरड है। इसलिए धारिता का जो मात्रक है फैरड, धारिता का मात्रक जो है फैरड एक प्रकार से सबसे बड़ा मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक, यानी कि फैरड जो है सिद्ध हो गया कि धारिता का सबसे बड़ा मात्रक है, इसलिए व्यवहारिक मात्रक हम लोग माइक्रो, नैनो, पिको, फैरड ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये
चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट था, मतलब इस टॉपिक विलगित गोली चालक का बेसिक कंसेप्ट। 4 कंसेप्ट अगर आपको याद रखना हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कंसेप्ट कि C = 4πε0r, तो R दिया है तो C निकल जाएगा, C दिया तो R निकल जाएगा। फिर दूसरा कि ε0 का मात्रक फैराड पर मीटर भी होता है। तीसरा कि पृथ्वी से जुड़ी हुई वस्तु हो या स्वयं पृथ्वी की धारता हो हमेशा अनंत मानी जाएगी क्योंकि विभव शून्य होता है। और चौथा, पृथ्वी जैसे बड़े चालक की जो धारता है वो 711 माइक्रो फैराड है, तो एक प्रकार से फैराड जो है धारता के मात्रक हो जाएगा। अब देखिए 5वें कंसेप्ट की बात करते हैं। तो 5वां कंसेप्ट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यदि दो गोली चालकों की त्रिज्याएं R1 व R2 हों तो C2 = R1/R2 हो जाएगा, और 2 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा D1/D2। यानी गोली चालक की जो धारताएं होती हैं उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होती हैं, व्यासों के अनुपात में होती हैं। ठीक, तो रेडियस का अनुपात दिया है, ठीक, रेडियस का अनुपात दिया है, धारता का अनुपात निकल जाएगा, व्यास का अनुपात दिया है, धारता का अनुपात निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इसी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। जब इस तरह में एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ध्यान से, यदि दो चालकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिए हों, गोली चालक है, गोली चालक यहाँ लिख सकते हैं हम, गोली चालकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो, ठीक, माना A1 संबंध A2 है। मतलब दो गोली चालक ऐसे दे सकता है कि किन्हीं दो गोली चालकों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इतना, उनकी धारताओं का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे, तो A1/A2 की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा, क्षेत्रफल गोली चालक है तो 4πr1² और ये 4πr2² हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो यहाँ से आपको मिल सकता है R1/R2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में आपका A1/A2, और R1/R2 यहाँ देख रहे हैं कि C1/C2 की बात हो रही है तो ये इक्वल हो जाएगा C1/C2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर दो गोली चालकों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया तो इनकी धारताओं का जो अनुपात होगा उसको निकालने के लिए क्षेत्रफलों के अनुपात को स्क्वायर रूट में कर देंगे। इसी तरह गोली चालकों के आयतनों का अनुपात दिया हो, गोली चालकों के आयतनों का अनुपात, गोली चालकों के आयतनों का अनुपात अगर आपको दे दे और आपसे धारता का पूछ दे, V1:V2 हो और आपसे धारता का पूछ दे तो आप देख सकते हैं V1/V2 की बात करेंगे तो 4/3 पाई R1 का क्यूब अपान में 4/3 पाई R2 का क्यूब हो जाएगा। ये कंसेप्ट 4/3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ये आप देखेंगे तो ये हो जाएगा R1/R2 का क्यूब = V1/V2। तो यहाँ से आपको मिलेगा R1/R2 = V1/V2 का पावर 1/3 हो जाएगा, और R1/R2 की वैल्यू जो है C1/C2 के इक्वल है, तो आप यहाँ पे इसको निकाल के रख देंगे C1/C2। तो त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो, व्यासों का अनुपात दिया हो तब भी आप धारताओं का अनुपात निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तब भी धारताओं का अनुपात निकल जाएगा, और आयतनों का अनुपात दिया हो तब भी धारताओं का अनुपात जो है आप निकाल सकते हैं। ये इस फार्मूले का बेसिक थ्योरी है। ठीक, क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 8 की बात कर रहे हैं, 8 का 8वां कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट कि यदि कई बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना ली जाए, एक बड़ी बूंद बन जाए, बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बन जाए, तब धारिताओं का अनुपात
धारिताओं की गणना। अब माना यहाँ पे जैसे कभी कभी होता है क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसका ट्रिक भी आपको मिल जाएगा और इससे रिलेटेड जो है एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है कि अगर कई बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं तो उन बड़ी बूंद छोटी बूंद के विभव, आवेश, धारिता और स्थितिज ऊर्जा में क्या संबंध होगा, उसका एक वीडियो हमने बनाया हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट इसको देख रहे हों और उस वीडियो को भी देखेंगे तो एक वीडियो में ही विभव, वैद्युत क्षेत्र, धारिता, ऊर्जा सभी कंसेप्ट आपको जो उसमें बताया गया है। ठीक है, आप जो है वीडियो को ढूंढ लेंगे तो उसमें मिल जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ, मतलब ये वीडियो है कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो उसमें मिल जाएगा आपको। अब यदि कई बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बन जाए तब धारिताओं की गणना। तो माना n एक समान बूंदें मिल रही हैं, एक समान बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाए, मिलकर एक बड़ी बूंद बना ले रही हूँ, एक बड़ी बूंद बना ले, बूंद बना ले। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले छोटी बूंद की धारिता निकाल लें। छोटी बूंद की त्रिज्या की बात करेंगे, ये स्मॉल आर, और छोटी बूंद की धारिता की बात अगर करेंगे, छोटी बूंद की धारिता की अगर बात करेंगे तो ये होगा ना C = 4πε0r, और इसको छोटी बूंद की धारिता है तो CS करते हैं, S फॉर स्मॉल। अब आइए, चूंकि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बन रही हैं तो एक बड़ी बूंद का आयतन, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बड़ी बूंद का आयतन बराबर n छोटी बूंद का आयतन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और ये हो जाएगा n × 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और यहाँ पे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R क्यूब = n स्मॉल r क्यूब। तो यहाँ से अगर बड़ी बूंद निकालें तो हो जाएगा n⁻⁴ × r। अब बड़ी बूंद की धारिता की बात करते हैं, बड़ी बूंद की धारिता निकालेंगे तो C = 4πε0 कैपिटल R, और इसको C बिग बोल दें, C बिग बोल दें। तो C बिग की अगर बात करें तो 4πε0, और R की वैल्यू देखिए यहाँ पे n⁻⁴ स्मॉल r हो जाएगा, यानी n⁻⁴ को हम लोग आगे कर लें तो 4πε0 r हो जाएगा, और ये छोटे बूंद की धारिता है ना, यहाँ पे ये दिख रही है आपको, तो CB = आपको मिल जाएगा n⁻⁴ × CS। यही बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CB रेशियो CS = n⁻⁴/1। बड़े बूंद की छोटे बूंद की धारिताओं का अनुपात n⁻⁴/1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, देख सकते हैं आप जो है कि ये CB = n⁻⁴ CS है। तो छोटी बूंद की धारिता दी हो और n छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो बड़ी बूंद की धारिता निकालने के लिए छोटी बूंद की धारिता में n⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अनुपात पूछेगा बड़ी बूंद और छोटी बूंद की धारिताओं का अनुपात, तो n⁻⁴/1, या CS और रेशियो CB पूछ दे छोटी बूंद से बड़ी बूंद की धारिताओं का अनुपात, तो 1:n⁻⁴/3। और अगर एक बड़ी बूंद कई बूंदों में टूट जाए, यहाँ पे देख सकते हैं छोटी बूंद मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही थी, तो बड़ी बूंद की धारिता n⁻⁴ × CS है, और इसी का उल्टा अगर एक छोटी बड़ी बूंद कई बूंदों में टूट जाए, और यदि मैं लिख दे रहा हूँ एक बड़ी बूंद कई बूंदों में टूट जाए, कई बूंदों में टूट जाए तब प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता, छोटी बूंद की धारिता की अगर बात करें, प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता CS निकालना हो
तो ये हो जाएगा सी बी, बड़ी बुध की धारता दी रहेगी CH/CB, और ये आपका हो जाएगा n⁻⁴, यानी n⁻⁴ से हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CS/CB अगर मिलेगा तो ये 1:n⁻⁴। तो ये बेसिक कंसेप्ट थे आपके जो है विलगित गोली चालक की धारता। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये वैल्यू, और सभी कंसेप्ट इसका हमने आपको बता दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको बुक में मिल सकता है। बुक में अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7985696385 पे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं इसके न्यूमेरिकल का PDF आपको जो है भेज दूँगा। ठीक है, वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और उसके बाद जो लोग वीडियो चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको जो है कंटिन्यूस मिलते रहें। तो ये विलगित गोली चालक की जो है धारता की बात थी। अब आइए जो है आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अब इस कंसेप्ट को ज़रा समझिए कि आप ऐसे चालक की ऊर्जा से क्या समझते हैं। देखिए, ऊर्जा जब भी आप कभी फाइंड करते हैं, जब भी आप किसी ऊर्जा की बात करते हैं, तो ऊर्जा का मतलब होता है कार्य करने की क्षमता से। यदि आप में कार्य करने की क्षमता है तो इसका मतलब आप में एनर्जी स्टोर है, ऊर्जा संचित है। अगर कार्य करने की क्षमता नहीं है तो ऊर्जा संचित नहीं है। तो ऊर्जा का सीधा सीधा तात्पर्य कार्य करने की क्षमता से होता है। ठीक है, कार्य करने की क्षमता अधिक है, ऊर्जा अधिक है, कार्य करने की क्षमता कम है, ऊर्जा कम है। अब ध्यान दीजिए, कुल कितना कार्य हो सकता है ये ऊर्जा कहलाता है, और 1 सेकंड में कितना कार्य होता है वो शक्ति कहलाती है। तो ऊर्जा और शक्ति सामर्थ्य में डिफरेंस है। टोटल कार्य कितना कर सकते हैं, कार्य करने की क्षमता, वो ऊर्जा कहलाएगी, और 1 सेकंड में कितना कार्य कर सकते हैं वो शक्ति या सामर्थ्य कहलाएगी। तो आप इसे चालक के ऊर्जा की बात करते हैं। तो देखिए ज़रा, इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि ये एक चालक है और अभी ये अनावेशित है। ठीक, इस पर कोई आवेश नहीं है। अब आपने इसको जो है चार्ज दिया, तो जो पहला आवेश इस पर जाएगा, उस पहले आवेश को ये अनावेशित चालक बहुत आसानी से संचित कर लेगा, संग्रहित कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अब एक चार्ज इस पे आ गया, लेकिन जब ये दूसरा चार्ज आना चाहेगा तो पहला वाला चार्ज इसको जो है प्रतिकर्षित करेगा। तो पहला वाला चार्ज जब इसको प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन हमें चार्ज करना है, आवेशित करना है। आवेशित करने का मतलब होता है आवेश की मात्रा बढ़ाना, और अनावेशित करने का मतलब होता है आवेश की मात्रा घटाना। तो एक होता है आवेशन, एक होता है निरावेशन। तो आवेशन यानी कि आवेश की मात्रा हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो आवेश की मात्रा बढ़ाना है, यानी हमको ये आवेश यहाँ पे देना है। तो इस आवेश को यहाँ देने के लिए हमें इस पहले आवेश के प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। थोड़ा कार्य हमने कर दिया, अब यहाँ पे 2 आवेश आ गए। अब हमको तीसरा आवेश देना होगा, तो ये दोनों मिलकर उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो इन दोनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे 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 आवेश इस पर बढ़ता जाएगा, हमें आवेशित करने के लिए इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो किसी चालक को आवेशित करने में आवेशों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, वही कार्य इस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही हम लोग चालक की स्थिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, ऊर्जा कह दीजिए, स्थिज ऊर्जा कर दीजिए, बातें की। तो किसी चालक की ऊर्जा या किसी चालक की स्थिज ऊर्जा का तात्पर्य उस चालक को आवेशित करने में किए गए कुल कार्य से होता है। तो आइए लिख लेते हैं, आवेशित चालक की ऊर्जा। जब किसी चालक को आवेशित करते हैं, आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है, तो चालक पर संचित आवेश आने वाले अन्य आवेशों को, आने वाले अन्य आवेशों को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। संचित आवेश आने वाले अन्य आवेशों को प्रतिकर्षित करते हैं। अतः किसी भी चालक को आवेशित करने में
आवेशित करने में उस पर उपस्थित आवेशों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वही चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है जिसे चालक की ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसे U से दिखाते हैं। ठीक, आवेशित करने में हुआ कार्य ज़्यादा है तो स्थितिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। आवेशित करने में क्या है कि कार्य अगर कम है तो ऊर्जा कम होगी। ठीक, इसका दूसरा तात्पर्य है कि जो चालक ज़्यादा आवेशित है उसमें ज़्यादा ऊर्जा है, वो ज़्यादा कार्य कर सकता है। जिस चालक पर कम आवेश है उसमें कम ऊर्जा है, वो कम कार्य कर सकता है। जैसे कोई भी बैटरी को आगे चल के आप पढ़ेंगे कि वो भी प्रकार का चालक ही है। तो बैटरी ज़्यादा आवेशित है तो ज़्यादा कार्य करेगी, ज़्यादा एनर्जी आपको देगी। बैटरी कम आवेशित है तो कम कार्य करेगी, कम एनर्जी आपको देगी। तो आवेशित करने में भी हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज करेंगे उतना ज़्यादा हमको वर्क जो है मिलेगा। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए। तो आवेशित चालक की ऊर्जा होती कितनी, इसको हम लोग जो है निकालने जा रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये एक जो है चालक है, इसको आपने भी विभव दिया हुआ है, आपने भी विभव वगैरह दिया हुआ है, विभवांतर दिया था, इस पर क्यू आवेश आ गया था, इसकी धारिता C है। यहाँ पे भी विभव दिया है आपने और इसकी आवेश इस पर जो है क्यू है। चूँकि विभव भी दे रहे हैं तो इस पर जो आवेश एकत्रित हो रहा है वो क्यू धीरे धीरे हो रहा है। तो प्रारंभ में आवेश 0 था, बाद में आवेश क्यू हो गया। तो जो एवरेज चार्ज की अगर बात करेंगे तो वो 0 + Q/2 यानी कि 1/2 Q हो जाएगा। तब चालक पर उपस्थित औसत आवेश की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। औसत आवेश के स्थान पर औसत विभव भी ले सकते हैं। औसत विभव को अगर औसत विभव जैसे एक बार विभव दे दिया तो औसत विभव 0 + V/2 तो हो जाएगा। तो चालक पर उपस्थित औसत आवेश की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, प्रारंभिक आवेश 0 था, Q था, 0 + Q/2 यानी कि Q/2। तो अब चूँकि कार्य W बराबर जो होता है Q × V होता है, तो Q की जगह हम लोग Q/2 लेंगे और × V लेंगे। तो हमें जो कार्य मिल गया W बराबर में 1/2 QV ले लिया हमने, 1/2 QV ले लिया, तो W बराबर 1/2 QV हो गया। ठीक, तो अब चूँकि W बराबर में U होता है तो W बराबर में अगर U है तो इसलिए आपको मिल जाएगा कितना, U बराबर में 1/2 QV। तो ये एक तरह से पहला सूत्र हो गया चालक की स्थितिज ऊर्जा का कि U बराबर में 1/2 QV। ठीक है, चालक की स्थितिज ऊर्जा आवेश और विभवांतर के गुणनफल और हाफ के जो है इक्वल होगा। अब आइए इसी को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके चल रहे हैं आगे फिर से। U बराबर W बराबर 1/2 QV की बात हो रही है। यहाँ पे आ चुका है ये चालक को आवेशित करने में क्या कार्य है, चालक की स्थितिज ऊर्जा है। यह चालक को आवेशित करने में हुआ कार्य, यह चालक को आवेशित करने में हुआ कार्य, आवेशित करने में हुआ कार्य या आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है।
चालक की स्थितिज ऊर्जा है। अब चूंकि U बराबर 1/2 क्यू भी है और चूंकि Q बराबर C भी होता है तो यहाँ रखेंगे आप, तो 1/2 क्यू की जगह C भी इंटू V लग दिया जाएगा, तो U बराबर W इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर हो गया। तो एक फार्मूला ये भी हो जाएगा, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, आवेश पर विभव दिया रहेगा तो 1/2 क्यू भी लगाएंगे, धारिता और विभव दिया रहेगा तो 1/2 CV स्क्वायर लगाएंगे। ठीक, फिर से देखिए 1/2 CV स्क्वायर है, तो चूँकि Q बराबर C भी है, Q बराबर में C भी, तो यहाँ पे V बराबर में Q/C भी कर सकते हैं। तो U बराबर W, इससे ऊर्जा या कार्य की बात अगर करें तो 1/2 C और V है, V की जगह पे Q/C रख दीजिए, तो Q/C का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 1/2 इंटू C इंटू Q स्क्वायर बाई में C स्क्वायर होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो U बराबर W बराबर आपको मिल जाएगा Q स्क्वायर बाई में 2C। ये आपका जो है तीसरा कंसेप्ट। ठीक है, अगर आवेश दिया रहा है, विभवांतर दिया रहा है, ठीक है, आवेश दिया रहा है, विभवांतर दिया रहा है, तो आपका जो है ये फॉर्मूला लगेगा। धारिता और विभवांतर दिया रहेगा तो ये लगेगा, आवेश और धारिता दिया रहेगा तो ये लगेगा। ठीक है, तो ये तीन कंसेप्ट चालक की स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होगा जूल होगा, स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होगा, ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो, ठीक, तो ये यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, जैसे कि पिछले जो है विलगित गोली चालक में देखा कि n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना रही हैं, तो उसकी धारिता जो है n गुनी n के पावर 1/3 टाइम्स हो जा रही है। ठीक, n के पावर 1/3 टाइम्स हो जा रही है। तो इसी तरह से नोट में अगर मैं आपको यहाँ लिखवा दूँ कि यदि n बूंदें, n एक समान बूंदें हैं, बूंदों का मतलब एक समान बूंदें, यदि n एक समान बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना ले, बड़ी बूंद बना ले, तब छोटी बूंद की ऊर्जा की अगर बात करेंगे आप, तो US बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई में C रहेगा। ठीक है, और अब बड़ी बूंद की ऊर्जा की अगर बात करें, बड़ी बूंद की ऊर्जा, तो अब ध्यान से देखिए, UB 1/2 तो रहेगा ही, Q, अब यहाँ पे n बूंदें थी, एक बूंद का आवेश Q है, तो n बूंद का आवेश कितना हो जाएगा, एक बूंद का आवेश Q है तो n बूंद का आवेश NQ हो जाएगा, और एक बूंद की धारिता थी C और n बूंदें मिल गई हैं, तो n बूंदों की मिलकर जो बड़ी बूंद बनेगी उसकी जो धारिता होगी n के पावर 1/3C, जो कि पीछे हमने बता दिया है विलगित गोली चालक में। तो अब ज़रा UB को आप कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर, नीचे हो जाएगा n के पावर 1/3 और ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई C, यानी कि n स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और ये 1/3, तो ये ऊपर जाएगा तो घटेगा, तो 2 - 1/3 आएगा, तो 2 - 1/3, 3 2 जा 6 में से बन गया 5/3, तो n के पावर 5/3 इंटू 1/2 Q स्क्वायर बाई में C, और ये जो है ये आपकी छोटी बूंद की ऊर्जा है। तो UB इक्वल टू n के पावर 5/3 इंटू US, ये फार्मूला हो गया। ठीक, UB इक्वल टू n के पावर 5/3 इंटू US, यानी कि अगर n बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बना लें, तब बड़ी बूंद की जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो छोटी बूंद की स्थितिज ऊर्जा का n के पावर 5/3 टाइम्स होगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और जो पीछे विलगित गोली चालक बनाया हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर 7985696385 पर जो है व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं इन दोनों फार्मूलों से रिलेटेड क्वेश्चन का PDF एक एक क्वेश्चन लगाकर और कुछ क्वेश्चन देकर PDF में आपको सेंड कर दूंगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कैपेसिटर का जो है डिटेल आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा अपने मित्रों को, और इस तरह से वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार वीडियो से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।